साहित्य निधि में आज सुनिए राजेंद्र यादव की लिखी हुई कहानी पास फेल। राजेंद्र यादव जी सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित पत्रिका हंस के संपादक थे। वे हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के शुरुआती अग्रदूतों में से एक थे। उनकी शुरुआती कहानियां मध्यम वर्ग के जीवन पर केंद्रित थीं, जो अक्सर राजनीतिक मुद्दों को छूती थीं। प्रस्तुत है कहानी पास फेल। विल यू प्लीज गेट आउट? उस व्यक्ति ने दरवाजे की तरफ उंगली उठाकर कहा। प्रोफेसर साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, खुद एक जिम्मेदार जगह पर होकर कैसे ऐसी बात? उन्हें उसका चेहरा कुछ कुछ पहचाना सा लग रहा था, लेकिन ठीक से याद नहीं आ पाया। फिर भी अपने से आधी उम्र के उस लड़के को इस तरह का व्यवहार करते देखकर उनके कान तमतमा उठे। ज़बान लड़खड़ाई। कहा, प्रोफेसर, मेरी बिट्टी की शादी का सवाल ना होता तो शायद उसे इस साल बीए कर ही लेना। अजब सपना है, सोते हुए ही उन्होंने सोचा। एकदम चौंक कर प्रोफेसर भार्गव की आंख खुल गई। उन्हें लगा जैसे वे अपने ही खर्राटों की आवाज़ से चौंक कर उठे हैं। लेकिन दूध का गिलास चुपचाप मेज पर रखकर बिट्टी लौट रही थी। बीना ने उन्हें पलक झपकते देखा तो उसके पीले चेहरे पर विनोद की मुस्कुराहट का आभास उभर आया। बाबूजी, क्या हाल है तुम्हारा भी? कुर्सी पर ही बैठे सो रहे हो, लेट जाओ ना। इम्तिहान की कॉपियाँ तो एक तरफ रख देते, लाओ मैं रख दूँ। वो सहमी सहमी सी लौट पड़ी, जैसे अभी प्रोफेसर डांट देंगे। आज तो बहुत ही थक गया बिट्टी, ढेर कॉपियाँ जांची हैं, फिर भी पड़ी ही हैं। सुबह श्रीवास्तव आएगा तभी खत्म होंगी, पता ही नहीं कब सो गया। वे सफाई सी देते बोले। फिर भटक कर पूछा, बच क्या गया? टेबल लैंप के पास 2 टांगों से खड़ी घड़ी देखी तो चौंक पड़े। 1:40। उनका हाथ सबसे पहले अपने होठों पर गया। बचपन में सोते समय उनके मुंह से लार निकलने लगती थी, सो आज भी हाथ अनजाने ही उधर बैठ जाता है। बाद में हर बार हंसी आती है। चश्मा उतारकर उंगलियों से पलकें और त्रिकुटी के बीच नाक का हिस्सा मसलते हुए बोले, तू अभी तक सोई नहीं? 1.5 साल से बीमार है, सुबह ही इम्तहान में जाना है, 2-2 बजे तक जागेगी तो वहाँ जाकर क्या खाक करेगी? सारी बात उन्होंने ऐसे निर्जीव स्वर में कही जैसे रटी हुई बात थी और उसे कह देना एक ज़रूरी फ़र्ज़ था। जम्हाई लेते लेते उन्हें अपनी बात का महत्व ध्यान आ गया। झट तन कर बोले, दूध लेकर तू क्यों आई? तेरी अम्मा कहाँ गई? गज्जू से क्यों नहीं रखवा देती हैं ये वो? कोई और नहीं बच गया था घर में? बोलो, लड़की के इम्तिहान है और वही दूध लाए उठाकर आधी रात में, हैं? तो क्या हो गया बाबूजी, सब सो रहे हैं इस वक्त। तब तक प्रोफेसर भार्गव KN गर्ल्स कॉलेज की लंबी लंबी कॉपियों को गोद से उठाकर सामने रखी छोटी सी मेज पर रख चुके थे और कुर्सी पर मोड़ कर रखे गए दोनों पैरों को हाथों की मदद से नीचे उतार रहे थे। उन्होंने गौर से बीना को देखा। उसकी आँखों को घेरे काले काले दायरों में चमकती आँखें उन्हें भीतर गहराई तक चुभती चली जाती हैं और उस चुभन से तड़प कर वे सिर झुका लेते हैं। ऊपर टेबल लैंप का शेड था, इसलिए उसके चेहरे पर अंधेरा था। गहरी सांस को दबाकर उन्होंने कहा, बिट्टी अब जाकर सो जाओ। उनकी समझ में ही नहीं आया कि क्या कहें या क्या करें कि मन की बेचैनी को रास्ता मिले। इच्छा हुई बिट्टी की माँ को झिझोड़ कर जगा दें। बिट्टी अपराधी की तरह चली गई। उसका यूँ चुप चुप कहना मान लेना प्रोफेसर साहब को तिलमिला देता है। लेकिन सुबह ही प्रोफेसर साहब रसोई के दरवाजे पर मौजूद थे। तुमसे 1000 बार कहा बिट्टी की माँ, बिट्टी के इम्तिहान है, उससे कोई काम मत करवाओ, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। पढ़ाई में रात को 2-2 बजे तक जागे और दूध भी वही लेकर आए। एक तो बीमार लड़की, ऊपर से इम्तिहान, लेकिन तुम्हें जैसे ख्याल ही नहीं है। तुम्हें क्या है, इस बार फिर रह जाए तुम्हारी बला से? तुम्हें तो बीए और प्राइमरी स्कूल सब बराबर ही हैं। अच्छा, तुम मेरी जान तो खाओ मत सुबह ही सुबह। ऐसा ही तरस आता है तो खुद क्यों नहीं आ जाते? जाओ, तुम्हारा पूजा का सामान गज्जू ने रख दिया है, जाकर पूजा कर लो। प्रोफेसरनी उनकी बातों को ऐसे हल्के ढंग से लेती हैं जैसे वो एकदम बच्चे हों और बकवास करना उनकी आदत हो। पिछले 2-3 साल से घर के भीतर एक अजीब तनाव सा वे महसूस करते रहते हैं और उन्हें हमेशा ऐसा लगता है जैसे वे ही उस तनाव का केंद्र हैं। मानो उनके और बाकी परिवार के बीच में एक दूरी आ गई है जिसे वे हर क्षण समझते हैं, शब्द नहीं दे पाते। बिट्टी अपने कमरे में घूम घूम कर कुछ रट रही थी।
आनंद दिमाग तेज करने के लिए खुद ही पालथी मारकर बैठा बादाम पीस रहा था और मुन्नी अपने स्कूल के सफ़ेद किरमिच के जूतों पर गीला सफ़ेदा लगा रही थी। उन्हें गीता का चौथा अध्याय पढ़ते पढ़ते लगा ये सब लोग धीरे धीरे उनके लिए कितने अनजान और अपरिचित हो गए हैं। जैसे बिजली है, नल है, घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक वे भी हैं। कभी मुन्नी लपक कर उनकी गोद में नहीं आई, कभी आनंद लाड़ में उनके साथ सोने को नहीं मचला, कभी अरविंद ने अपनी मांगे रखते हुए पैसे नहीं मांगे, और बिट्टी तो जैसे कभी उनकी बेटी रही ही नहीं। अपने अकेलेपन और असहाय स्थिति में उनका दिल पिघलने लगा। लेकिन जैसे ही मुन्नी ने जाकर रेडियो खोला और मैं कब से खड़ी इस पार, अखियाँ थक गईं पंथ निहार की तीखी सुरीली आवाज़ में लता मंगेशकर सीलोन से गाने लगी तो मानो किसी ने भक से दिया सलाई लगा दी। जल्दी जल्दी पूजा खत्म की और वहीं से दहाड़ते हुए उठे। इस रेडियो में मैं आग लगा दूंगा एक दिन। किसने खोला ये बताओ, किसने खोला? सुबह सुबह भजन नहीं, पूजा नहीं, सब ये CAT कैट और आचार्य परदेसिया होने लगा। ये घर है या होटल? किसी को ध्यान नहीं कि कोई पूजा कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, किसी के इम्तिहान है। बस लिया और ये रेडियो खोल दिया। कहाँ गई ये मुन्नी की बच्ची? खट से रेडियो बंद हो गया। वे लपके हुए फिर रसोई के दरवाजे पर आ खड़े हुए। रसोई में धुआं भरा था। प्रोफेसर की आंखों में पानी भर आया। रसोई में चूल्हे की आग और पास ही सफ़ेद छाया जैसी पत्नी के अलावा एक आध बर्तन ही चमकता दिखाई दे रहा था। इसी बात से उनका सिर और भन्ना उठता है। ये बिट्टी की माँ उनकी किसी भी बात को गंभीरता से लेती ही नहीं, मानो वे तो पागल हैं सो बके चले जा रहे हैं, और आप हैं कि मज़े से बटलोई में कलछुल घुमा रही हैं। उनके मन में आया कि घड़ौची पर रखे घड़े को उठाकर जोर से ज़मीन पर दे मारें, ताकि इसे ये तो पता चले कि उन्हें बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा है। लेकिन मन में कहीं ये भी ध्यान था कि बीना भी इम्तिहान देने जाएगी, उसका मूड खराब नहीं होना चाहिए। उन्होंने जाकर दबे गले से पूछा, ये गज्जू कहाँ है? बिट्टी के लिए रिक्शा लाने गया है। भीतर से उपेक्षा भरा सा स्वर आया। तब उन्हें ध्यान आया कि वे मुन्नी पर गुस्सा होकर आए थे। कुछ पल खड़े खड़े पास ही कनस्तर में लगी तुलसी के पत्ते को तोड़कर कुतरते रहे, फिर हाथ झटक कर बोले, इतना तो धुआं कर रखा है कि आदमी 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकता। बड़बड़ाते हुए मुन्नी के कान खींचते लौटे तो फिर कुछ याद आ गया। वापस बीना के कमरे के दरवाजे पर आ गए। बीना नहाकर आई थी और सिर्फ ब्लाउज़ और पेटीकोट पहने, बाल सामने की ओर करके जल्दी जल्दी दूसरी चोटी कर रही थी। साथ ही श्रृंगार मेज पर किताब खुली रखी थी और रह रहकर उसमें से कुछ देखती भी जाती थी। बीना को नहाने जाते या नहाकर आया हुआ देखकर प्रोफेसर साहब को हमेशा पिछली घटना याद हो आती है, और फिर पता नहीं उनके मुंह का स्वाद कैसा कसला कसला हो जाता है। गुस्सा उस दिन भी नहीं आया था और बाद में भी नहीं आता, लेकिन दिल पर छाया कोहरा घना और गाढ़ा उठता है। सहसा वर्तमान में आकर वे बोले, गज्जू रिक्शा लेने गया है ना, अभी शायद श्रीवास्तव भी आता हो, कह दूंगा पहुंचा आएगा। बीना ने नाक के स्वर में अनखा कर कहा, आप तो आफत कर देते हैं बाबूजी, मैं चली जाऊंगी ना, क्या हुआ, रेवा भी तो है। ठीक है, मैंने तो एक बात कही, अब देर मत करो, टाइम हो गया। और देखो घबराना नहीं, खूब शांत चित्त से लिखना, साथ में 2-4 संतरे जरूर ले जाना, जरा भी दिल घबराया तो 2 फाके खा ली। हम तो 6 संतरे खा डालते थे। अपनी अंतिम बात से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैट्रिक के इम्तहान में छिलके को गौर से देख रहे थे कि इन्विजिलेटर ने आकर दबोचा। संतरे के भीतर छोटे से पर्चे में जवाब लिख लाए थे। उस दिन जवाब के पर्चे को संतरे की फाँक के साथ ही खाना पड़ा। बीजों से मुंह कड़वा हो गया था, लेकिन जान बची। अचानक उनका ध्यान बीना की सूखी सूखी बाहों पर गया, झुर्रीदार गर्दन पर गया, आवश्यकता से बड़े सर पर गया, और मुरझाए चेहरे की ओर सीधे देखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। पूछा, दवा आ गई? आ जाएगी बाबूजी, अब तो ठीक हूँ। अपने बीमार शरीर के मरियल पने से लजाकर बीना तिरछी मुड़कर बोली, ठीक है, पर मैं पूछता हूँ दवा क्यों नहीं आई? उनका गुस्सा फिर भड़क उठा। यूं ही डॉक्टर को पैसा झोंकना है तो सब में उठाकर आग क्यों नहीं लगा देते? 1.5 साल हो गया, लगकर दवाई ही नहीं की जाती। जरा ठीक हुए तो कौन दवा पिए, पड़ गए तो बाबूजी लाएंगे ही। वे फिर रसोई की तरफ पलटे। यह आनंद कहाँ है? इसे जरा सी दवाई नहीं लाई जाती? क्यों जी, तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि बिट्टी की दवा में ढील मत करो, लेकिन नहीं,
जहाँ जरा फ़ायदा दिखा फिर चिंता किसे है। सारी फिक्र बस मैं ही करूँ, लगकर दवा ही नहीं कराई जाती। 80-80 रुपये डॉक्टर को बिल देते 2 साल हो आए। प्रोफेसर ने भीगती दाल के भगोने के सामने हाथ लगाकर पानी उड़ेलती हुई छिलके और दाल अलग अलग कर रही थी। बीच में ही सिर उठाया, वहें तरेर कर तीखे स्वर में बोली, तुम्हें कुछ काम नहीं है? हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं जो बके जा रहे हैं। अब स्थिति प्रोफेसर साहब के हाथ से बाहर हो गई। वे सारे गले से चिल्लाने लगे। थोड़ी देर में जब बीना सफ़ेद ब्लाउज़ और सफ़ेद साड़ी पहने हाथ में कॉपी और दवात लिए निकली तो सहसा प्रोफेसर भार्गव चुप हो गए। काली डोरी से बंधी घड़ी वाले दूसरे हाथ में एक छोटा सा सफ़ेद रुमाल था। उससे वो बार बार आंखें और मुंह पोंछ रही थी। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ, उसने होठों तक रुमाल वाला हाथ ले जाकर कहा। उसकी गर्दन के नीचे खुले ब्लाउज से झांकती उसकी छाती अजीब चपटी सी दिखती थी। वहाँ खड़ा काला पेन उभरी हुई हंसली की हड्डियों के बीच में लटका लगता था। उन्हें लगा बीना रोकर आ रही है। रुमाल वाले हाथ के बावजूद उसके कांपते होठ दिख रहे थे। अपराधी की तरह नरम पड़कर कहा, रिक्शा आ गया? हाँ साहब, गज्जू ने कमरे के भीतर से चिल्लाकर कहा। वहाँ हाँ साहब क्या लगा रखा है? उसे आने का अवसर दिए बिना ही उन्होंने कहा, जा बिट्टी को पहुँचा के आ। चली जाऊँगी बाबूजी, बुझे से स्वर में बीना ने कहा, साथ में रेवा भी तो है। उन्हें याद आया, पिछली बार इम्तहानों में त्रिलोकी उसे पहुँचा कर आया करता था। हाँ हाँ, बड़ी चली जाएगी, उन्होंने हाथ झटक दिया। और सुनो गज्जू, अच्छे अच्छे 4-6 संतरे लेते जाना। जाओ, देर मत करो, घंटा बजने ही वाला होगा। पहुंचने में भी तो 5-10 मिनट लेगा रिक्शा। बीना पड़ोसिन सहेली रेवा को लेने आगे आगे चली गई थी। दोनों पहले मंदिर जाएंगी, फिर इम्तहान देने। उन्होंने उधर लपकते गज्जू को फिर पुकारा, और देखो सुनो, डॉक्टर साहब के यहाँ शीशी और पर्चा रखते जाना, मैं खुद दवा ले आऊँगा, जाओ। लेकिन उसे रोक कर फिर बताना पड़ा, जब पर्चे शुरू हो जाएं तो 10 मिनट वहीं रहना, फिर दौड़कर खाना खा जाना। पता नहीं बिट्टी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तबीयत वैसे ही ख़राब है। तब उन्हें ध्यान आया, वे भी तो खड़े थे, लेकिन बिट्टी ने माँ से ही जाने की बात कही, वे जैसे बिल्कुल पराए हों। उन लोगों के जाते ही बिट्टी की माँ रसोई से निकल आई और पसीने से झलझलाए मुंह को जोर से पल्ले से पोंछती बोली, हाँ अब बोलो। मार जब से बकर बकर लगा रखी है, ये तो नहीं कि जाकर अपनी कॉपियाँ जाँचें। मैं पूछती हूँ, तुम्हें अक्ल कब आएगी? जैसे जैसे बुढ़ाते जा रहे हो तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ते जा रहे हैं। लड़की इम्तहान देने जा रही है और आप यहाँ दुनिया भर की बकवास किए जा रहे हैं। पता है भूखी गई है, अब क्या खा करके आएगी इम्तिहानों में? बीमार है, बड़े हमदर्दी जताने आए। बिट्टी घुल घुल के मरी जा रही है, राम जाने क्या हो गया बेचारी को। अपने घर होती तो 2 बच्चे खेलते होते, बीमार है, 26 साल की होने को आई, ना शादी की चिंता ना ब्याह की। प्रोफेसर ने की आंखें और गला भर आए। प्रोफेसर को अपनी गलती महसूस हो रही थी। बहुत ही असहाय स्वर में बोले, तुम तो बिट्टी की माँ हर बार इस तरह कहती हो जैसे मेरा ही कसूर हो। हाँ तुम्हारा कसूर है, कितनी बार कहूँ। तुम्हें ही आग लगी थी ट्यूशन कर कर के, जिन भाइयों को ज़िंदगी भर पढ़ाया, अब उनमें से आकर कोई नहीं मरता। तब तो भाभी बिना घड़ी के पढ़ाई कैसे चल सकती है? भाभी कॉलेज को देर हो जाती है, भैया से कहकर साइकिल दिला दो। अपने बेटा बेटी को न खिलाकर उनके गड्ढे में भरा। अपने 2 भाइयों को उन्होंने अपने पास रखकर पढ़ा क्या दिया? बिट्टी की माँ उन्हें ज़िंदगी भर ताने देती है इसी बात के, और यहीं से वो चुप हो जाते हैं। करें भी क्या? आज उनमें से कोई 2-2 साल तक खत तक नहीं डालता। बड़ा लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। उन्होंने चाहा था कि कम से कम दोनों भाई मिलकर ही उसका खर्च उठा लें, तो मकान बनवाने का कर्जार, बीना के ब्याह, आनंद और मुन्नी दोनों को पढ़ाने का बोझ वे उठा लेंगे। एक पाई जोड़ने की फुर्सत ही कहाँ मिली अभी तक उन्हें। भाई खाने कमाने लायक हुए तो बच्चे बड़े हो गए। आज भी उन्हें दुनिया भर के नोट्स लिखने पड़ते हैं, इम्तिहान की कॉपियों का जुगाड़ करना पड़ता है। भाइयों के प्रति अपना फ़र्ज पूरा करने का संतोष उन्हें ज़रूर है, लेकिन अब उनका रुख देखकर पत्नी के सामने आंख नहीं उठा पाते। ये उनकी सबसे कमज़ोर नस है। और बिट्टी की माँ है कि कोई मौका नहीं चूकती, हर वक्त वही छेदने वाली बातें। अब तो जोश आता है कि किसी दिन सीधे कैलाश की तरफ चल पड़ें। डॉक्टर की तरफ जाते हुए उन्हें लगा धूप बहुत तेज़ होने लगी है। तांबे के रंग की चमचम करती छोटी छोटी कोपलें अब ज़्यादा हरी और बड़ी हो गई हैं। गर्मियाँ आ गईं। पहले सोचा
कुछ देर रुक कर जाएंगे या गज्जू को भेज देंगे। लेकिन एक तो बिट्टी के इम्तिहान में जाते वक्त व्यर्थ का झमेला खड़ा करने की अपराध भावना ने, और फिर बीना की माँ के वाग बाणों ने उनके कर्तव्य ज्ञान को इतना कोंच दिया कि वे कॉपियाँ जांचने को फिर पर छोड़कर चल ही पड़े। कह आए, श्रीवास्तव आए तो बैठाना और देखो उसे कुछ चाय पानी करा देना। सचमुच उस समय शोर मचाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। एक बिट्टी की माँ है, जब तक बीना चली नहीं गई जबान नहीं खोली। वे उसके मन की गहराई और समझदारी के जाने कब से कायल हैं। पता नहीं आजकल क्या होता जा रहा है उन्हें। लगता है अब तो सचमुच ही बुढ़े होते जा रहे हैं। 10:30 बजे थे और इम्तिहानों की तरफ जाने वाली भीड़ से सड़क खाली हो गई थी। 2-1 लड़के साइकिलों पर सिंगल और डबल लपके चले जा रहे थे। उनमें से किसी ने नमस्कार किया तो काफ़ी दूर निकल जाने पर प्रोफेसर साहब को ध्यान आया। पीछे मुड़कर देखा। ये भी बुढ़ापे की ही निशानी है क्या? हमेशा अपने में खोए खोए रहना। उन्हें याद आया, बीना की माँ ने जब उन्हें बूढ़ा कहा तो गुस्सा नहीं आया, वरना पहले इस बात पे वो गदर कर देते। दोनों हाथों में इंजेक्शन की सिरिंज पकड़े झाग निकालती सुई की नोक पर निगाहें गड़ाए ही डॉक्टर गुप्ता ने कहा, आइए प्रोफेसर साहब बैठिए। बिट्टी का तो आज इम्तिहान होगा ना? कौन सा पर्चा है? आज तो 5वां होगा। तबीयत कैसी है? चली तो गई, अब पता नहीं कैसी रहती है तबीयत। मना किया तो मानी ही नहीं। चिंतित स्वर में बोले, गज्जू को भेज दिया है साथ में। बीच में ही कहीं सांस का दौरा उठ जाए तो बेचारी से संभला भी नहीं जाएगा। बहुत रोकते हैं लेकिन रात रात भर पढ़ती है, कहती है नींद ही नहीं आती। उन्हें पिछली रात की बात याद हो आई। गज्जू क्या कर लेगा? डॉक्टर गुप्ता आज 15 साल से उनके परिवार के डॉक्टर और मित्र दोनों हैं। पास ही स्टूल पर बैठे युवक की खुली पतली सी बाह पर स्पिरिट लगाते हुए उनके माथे पर बल पड़ गए। कमाल करते हैं भार्गव साहब, आप भी। लड़की बीमार है और गज्जू को भेज दिया है। अरे तुम बाप हो, सो तो गए नहीं, गज्जू को भेज दिया। वो साला कहीं बैठ के बीड़ी पिएगा। तुम बूढ़े हो गए। लेकिन शेष वाक्य पूरा करने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। प्रोफेसर को लगा कि फिर गलती हो गई। थूक निगल कर बोले, वो तो साथ भेज दिया है, यूं ही दवा लेकर तो मैं ही जा रहा हूँ। ध्यान आया कि इतनी छोटी छोटी बातें अब उन्हें याद नहीं रहती। सफाई दी, डॉक्टर साहब आप लोग हमारी मुसीबतों का अंदाज़ा तो लगाते नहीं कि हम जी कैसे रहे हैं। इसी वजह से मैं इन्विजिलेटर नहीं बना। मार कॉपियों के गट्ठर चले आ रहे हैं। लड़के अलग नाक में दम किए हैं। कोई आशीर्वाद लेने चला जा रहा है तो कोई कुछ पूछना चाहता है। सोचता था एक चक्कर कॉलेज का लगा आता। खैर अब यहीं आ जाएगा जिससे काम होगा। आज या कल से पास कराने वालों के फेरे लगने शुरू होंगे। फिर सपना याद आया। वे उस चेहरे को याद करने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा उस प्रोफेसर का चेहरा बहुत ही पहचाना हुआ था, अभी बस याद ही आ जाएगा। इस बीच डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था और पर्चे पर कुछ लिखने लगा था। बोला, इस पचड़े को छोड़िए और लड़की की तरफ ध्यान दीजिए। अभी तक तो खैर पढ़ाई और इम्तिहान थे, बेचारी पर मेहनत पड़ती थी। अब इसे पूरा आराम दीजिए और देखिए जैसी तबीयत संभले आप सारे काम छोड़कर शादी कर डालिए। कितनी है? 24 की तो होगी। कहाँ डॉक्टर साहब, अभी 21 की भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि वे जानते थे पिछले सितंबर में बीना ने 25वां पूरा किया है। याद आया कि जो उन्हें 15 साल से जानता है, 1.5 साल से लड़की का इलाज कर रहा है, वो उसकी उम्र नहीं जानेगा। हो सकता है बीना से ही पूछ लिया हो। फ़ौरन ही विषय को दूसरा मोड़ दिया। कहाँ शादी कर दूं डॉक्टर साहब, मेरी तो अकल काम नहीं करती। 1.5 साल से बेचारी को ऐसा रोग लगा है कि सिमटने में ही नहीं आता। पिछली बार रह गई ना, सो लगता है उसी का सदमा बैठ गया है। इस बार BA कर ले तो शादी कर दें। कोई लड़का वड़का है निगाह में? डॉक्टर ने सिगरेट का कश खींचा और सिरिंज के डिबिया के ढक्कन में लगी स्पिरिट को उंगली में मसलते हुए कहा, अपने उन भाइयों से कहो ना, पढ़ाया लिखाया, अब इतना सा काम नहीं करेंगे तो मुझसे कुछ मांग तो रहे नहीं हो। एक बार और भाइयों को पत्र लिखने का निश्चय करके प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। कहाँ डॉक्टर साहब, कोई किसी का भाई नहीं है, सब झूठ बात है। सोचता हूँ गर्मियों की छुट्टियों में खुद ही निकलूँ तो तलाश करूँ। अब सबसे बड़ी लड़की है, इतने लाड प्यार से पाली है, देखते भालते ऐसी वैसी जगह भी तो नहीं दिया जाता। लड़के को भी लिखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में तेरे साथ ही कोई लड़का पढ़ता हो तो उसे बता, वो भी नहीं सुनता। वो तो कहता है चाहे जिस जात का लड़का पकड़ कर शादी कर दो। लेकिन हमसे तो, सच्ची बात है डॉक्टर साहब, मक्खी निगली नहीं जाती। हम पुराने ज़माने के ही सही, मगर ये सब हमसे नहीं होगा। छोटी की तो अभी 5-7 साल ऐसी चिंता नहीं है डॉक्टर साहब,
आप विश्वास कीजिए 3 साल होने को आए, मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती फिक्र के मारे, और नतीजे में सिर भारी रहता है, जरा में से दिमाग थक जाता है। कल सोचा कुछ कॉपियाँ ही ख़त्म कर ली जाएं, सो बैठे बैठे ही नींद आ गई। बिट्टी ने जगाया। उन्हें संतोष हुआ। कल रात कॉपियाँ जांचते समय सो जाने का कारण जैसे खुद उनकी समझ में अब आया हो। दवा लेकर घर की तरफ आते हुए उनके मन में फिर खींचतान थी, परीक्षा केंद्र की तरफ चले जाएं या घर जाकर गज्जू के हाथ से भेज दें। अब तो आनंद भी पार्क से लौट आया होगा। सच पूछा जाए तो वे अब बीना की सूरत से बचने लगे थे। जाने कैसा कैसा होने लगता था उनका जी उसे देखकर। बुझी हुई मटमैली सी आंखें, झुर्रीदार गर्दन और मुरझाया मुरझाया चेहरा, सूखा और निर्जीव सा शरीर। लगता था उसे बीमार कर डालने की सारी जिम्मेदारी उनकी है, वरना कभी बीना को देखकर उनकी छाती गर्व से तन जाती थी कि बिट्टी गुण में ही लाखों में एक नहीं, रूप में भी आगे है। अब तो जब भी कोई उन्हें लड़की की शादी की बात सुझाता, उनका सिर भन्ना उठता। दिन में ये बात इतनी बार सुननी पड़ी थी कि उनका मन होता सामने वाले का मुंह नोच ले। साले, लड़की मेरी है, मैं नहीं करता शादी, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है। लोगों से बातें करते उन्हें डर लगता था। स्टाफ रूम में बिल्कुल चुप रहते। उन्हें लगता प्रिंसिपल के नोटिस पर बातें करने वाला साथी अगली बात उनकी लड़की के बारे में ही कहेगा कि हाजिरी के लिए चिरौरियाँ करने वाला या किसी फार्म में पेश करने वाला हर विद्यार्थी जानता है कि प्रोफेसर भार्गव की एक लड़की है, वो 25 साल की हो गई है, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। पहले यह लड़की इसी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन कोई घटना हो गई सो उठा ली है। रास्ते में लोग मिल जाते और बातें करते हुए उनकी लड़की का जिक्र न करते तो उन्हें खुद ही झुंझलाहट होने लगती। कमबख्त असली बात क्यों नहीं कहता, क्यों इधर उधर की बातों में वक्त बर्बाद कर रहा है। मगर साथ ही डरते रहते कहीं अगला वाक्य उसी बात को लेकर ना हो। आज सुबह घूमते समय विद्यार्थियों के आचरण अनुशासनहीनता पर बातें करते करते प्रोफेसर कपूर ने ही सवाल रख दिया, क्यों भार्गव साहब, कोई लड़का वड़का नहीं मिला। और सहसा उन्हें लगा कि वे काफ़ी दूर चले आए हैं। उन्हें बहुत थकान महसूस होने लगी है। इस बहस के बीच उनकी लड़की के लिए लड़के की बात कहाँ से आ गई, लेकिन इसी बात में कहीं बहुत गहरे लड़की के लिए लड़के का संकेत भी है। ये उन्होंने फ़ौरन पकड़ लिया और उनका मन हुआ कि कपूर का टेटुआ पकड़कर झकझोरते हुए चीख चीख कर कहें, हाँ हाँ, मेरी लड़की 26 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन उसका विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की बहस से क्या ताल्लुक। और वो संकेत का डंक जिस घटना की ओर होता है उसे आज 5-6 साल होने को आए थे, लेकिन प्रोफेसर भूल नहीं पाते थे। शायद तभी उन्हें लगता था कि कोई भी उसे नहीं भूला है और सभी लड़की की शादी की बात करने के बहाने उसी बात का मज़ा लेते हैं। उन्हें आज भी अपनी वो गुस्से से कांपती मूर्ति दिखाई देती है, कैसे उन्होंने बीना के खुले बालों को पकड़कर उसे कोठरी में लापटका था। बालों में लगा गुलाब आज भी अंगारे की तरह धधकता दिखाई देता है। पत्नी के रोकते रहने पर भी झपटते हुए बेत लाए थे वो, और फिर दरवाज़ा बंद करके बीना को रुई की तरह धुना था। पत्नी पहले तो चिल्लाती और किवाड़ पीटती रही थी और फिर हार कर बोली थी, तुम्हें भी कसम है माँ बाप की, असल के हो तो आज बेटी को काट कर रख देना। और बाहर से भूखी शेरनी की तरह खौलती रही थी। लड़का अरविंद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैंने भी इस घर में भंगिन को बहू बनाकर न रखा तो मेरा नाम नहीं, देखता हूँ बाबूजी किस किस के प्राण लेते हैं। लेकिन उस समय वे भूल गए थे कि वे इतिहास विभाग के अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। बीना और उसके हिमायतियों को उन्होंने जाने कितनी गंदी गंदी गालियाँ सुनाई थीं। इस बात से उन्हें और गुस्सा आता जा रहा था कि बीना रोई चिल्लाई बिल्कुल नहीं थी और घुटनों में सिर दिए चुपचाप पिटती रही थी। हार कर उन्होंने बेत एक तरफ फेंक दी और बालों को झटक कर सिर उठाया। पूरी ताकत से गालों पर 2 बार झापड़ मारे और मर जाने दो भूखी, खबरदार जो किसी ने खाना वाना दिया तो खोद कर गाड़ दूंगा का हुक्म देकर हाँफते हुए बाहर निकल आए थे। पत्नी की ओर देखने की हिम्मत नहीं पड़ी थी और सीधे अपने कमरे में जाकर इस तरह पड़ गए थे जैसे किसी ने छत से धक्का देकर गिरा दिया हो। इस कमबख्त लड़की ने उन्हें कहीं का नहीं रखा। कल वे कॉलेज में मुंह कैसे दिखाएंगे। अब सारा शहर जान जाएगा।
बाहर छोटी मुन्नी अम्मा की साड़ी पकड़े रो रही थी और आनंद दम साधे पढ़ने का बहाना कर रहा था। पत्नी कुछ नहीं बोली थी। इस जरा सी लड़की की हिम्मत कैसे हो गई इतनी? सीख कहाँ से गई ये सारी खुराफातें? दिन भर गंदे गंदे गाने गाएगी, सिनेमा की बातें करेगी, तो और सीखेगी क्या? जाड़े की सांझ थी। ठंड और जुकाम के मारे सिर में दर्द था, सो रोशनी बुझाकर कमरे में लेटे थे। तभी बाहर बगीचे में किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज़ जैसी लगी। उन्हें लगा कि दाल में काला है। चुपचाप बाहर आए। अमरूद के पेड़ के नीचे कोई चौड़ी सी छाया खड़ी थी। कौन है? उन्होंने जोर से पूछा। एकदम लगा जैसे छाया थर्रा गई। उन्होंने और जोर से पूछा, बोलता क्यों नहीं, कौन है? और तब तक वो चौड़ी छाया दो हिस्सों में बट गई। कोई घर की तरफ दौड़ा। शोर मचाने के लिए खुला उनका मुंह आधा खुला ही रह गया। बीना। दूसरी छाया अब भी खड़ी थी। वे कुछ कहते, इससे पहले बनाई हुई भारी आवाज़ में वो व्यक्ति बोला, प्रोफेसर साहब, गोली मार दूंगा, मेरे पास बंदूक है, अगर आप हिले भी तो ठीक नहीं होगा। जब तक वो व्यक्ति धीरे कदमों से बाहर निकला, प्रोफेसर भार्गव स्तब्ध खड़े रहे, भय और आश्चर्य से जड़ स्तब्ध। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि गुस्से से उनकी नस नस तन रही है। इतना पिटकर भी बीना ने लड़के का नाम नहीं बताया। 2 दिन तक प्रोफेसर साहब की तबीयत खराब रही। उन्हें लगता था कि शहर का हर जीवित प्राणी इस घटना को जान गया है और उन्हें अजीब अजीब निगाहों से देखता है। वे निगाहें उनके सारे शरीर पर उसी तरह की नीलें उछाल देती हैं जैसे बीना के शरीर पर उछल आई थी। पड़ोसी आए, प्रोफेसर आए, लड़के और यार दोस्त आए, लेकिन उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। दिल कमज़ोर है और उन्हें इस तरह के दौरे अक्सर पड़ जाया करते हैं। कॉलेज में उन्हें ऐसा लगा जैसे वे जेल से छूटे कैदी हैं और हर आंख उन्हीं पर चिपकी है। मानो कहती हो, ये प्रोफेसर भार्गव हैं, इन्हें तो हम बड़ा सीधा आदमी समझते थे, इन्हीं की लड़की थी। फिर अपने को समझाते कि उनके सिवा इस बात को और जानता ही कौन है। जैसे तैसे क्लास में पहुँचे। हाजिरी लगाने के लिए गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पुकारा, वीरेंद्र सिंह प्रेजेंट। और वे सहसा चौंक कर ठिठक गए। सही है, यही लड़का सर कभी नहीं कहता, लेकिन ये आवाज़ तो जैसे सुना ही ना हो। इस तरह उन्होंने फिर पुकारा, वीरेंद्र सिंह प्रेजेंट। वही ढंग, वही आवाज़। अभी अभी मोटरसाइकिल खड़ी करके आया है, इसलिए पायलट गॉगल्स नहीं उतारे, उधर देखने में चौंधा लगता है। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि रात मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी थी या नहीं। दूसरे नाम की ओर बढ़ते हुए उन्हें लगा जैसे उसकी पतली मूंछों के नीचे हल्की मुस्कुराहट है। पूरे पीरियड वे मन ही मन सोचते रहे कि इससे क्लास के बाद स्टाफ रूम में आने को कहा जाए या नहीं। प्रबंध समिति के बहुत प्रभावशाली मेंबर कुंवर दिग्विजय सिंह का लड़का है। उन्हीं की बदौलत तो वे कॉलेज में प्रिंसिपल तक को कुछ नहीं समझते। पार्टी के आदमी है, बेकार नाराज़ हो गए तो रहना मुश्किल हो जाएगा, फिर व्यर्थ ही बात का प्रचार होगा। रजिस्टर लेकर सिर झुकाए बाहर निकले तो वीरेंद्र बगल में चल रहा था। बोला, प्रोफेसर साहब, कुछ तबीयत खराब है क्या? उस उद्दंड और उद्धत वीरेंद्र के स्वर में एक अजीब नरमी थी। वे चौंके। हाँ, यूँ ही, तुम जानो मौसम बदल रहा है ना, एकदम सर्दी पड़ने लगी। आज बीना भी नहीं दिखी, उसने जैसे हिचक कर कहा। धंसा काटा, फिर कसक उठा, सिर मोड़ कर देखा। हाँ, यूँ ही, उसकी भी तबीयत कुछ खराब है ना। उसकी मौसी आई है, कहती है कुछ दिनों को हमारे यहाँ ही भेज दो। सहसा प्रोफेसर भार्गव के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने गौर से वीरेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। मान लो मिट्टी की जोड़ी, लेकिन आने से पहले विचार उन्होंने त्याग दिया। घर बाहर वाले जान जाएंगे, बनने को मिश्रा और भार्गव बनते हैं, कहाँ मुंह गड़ाया है जाकर। उन दिनों उनका स्वभाव कुछ अजीब चिड़चिड़ा और कटखना हो गया था। लगता था जैसे सारी दुनिया में वे ही अकेले रह गए हैं। उन्होंने चाहे किसी से कुछ भी न कहा हो, लेकिन बात सारे शहर में फैल गई। एक आध बार किसी चित्रकार विद्यार्थी ने ब्लैक बोर्ड पर एक मोटरसाइकिल की तस्वीर बना दी, जिसकी पिछली सीट पर एक लड़की बैठी थी। ऊपर लिखा था, बाबूजी टाटा। उस दिन ना तो वे पढ़ा पाए और ना देर तक घर जाने को ही मन किया। दशहरे की छुट्टियां हो गई थीं, वरना प्रोफेसर साहब के मन में उन दिनों सचमुच आत्महत्या कर डालने का विचार जोर मारने लगा था। बीना का संगीत,
कढ़ाई, सिलाई, बुनाई सब छुड़ा दी गई। वो इम्तिहान में भी नहीं बैठी और लगातार 6 महीने मौसी के यहाँ ही रही। मन में वे निहायत ही परेशान थे कि जल्दी से जल्दी उसके लिए लड़का तलाश करना है, लेकिन कुछ दिनों को इसलिए टाल दिया कि बात ज़रा ठंडी हो ले। बहरहाल लड़का तो तलाश करना ही है। एक दिन कुर्सी पर खोल पहनाते हुए प्रोफेसर ने बताया, आज उमा आई थी। वे प्रतिक्रिया जानने को रुकी। उमा ने अपनी इच्छा से पिछली साल पड़ोसी लड़के कुलश्रेष्ठ से शादी कर ली थी। खुद बोरा खत्री थी। बड़ी चर्चा रही थी शादी के सारे शहर में। बहुत विरोध था दोनों घरों का, लेकिन शादी कर आने के बाद ही दोनों ने सूचना दी थी और उसके बाद से उमा कॉलेज में हीरोइन बनी घूमती थी। प्रोफेसर भार्गव को उमा से बीना का मिलना जुलना कभी पसंद नहीं रहा। आगे प्रोफेसर ने बताया, बड़ा अफसोस जता रही थी कि बीना क्लास में सबसे तेज लड़की थी और इम्तिहानों में नहीं बैठ पाई। बीना का कोई खत भी आया है उसके पास, लिखा है। वे फिर हिचकीं, सोचती रहीं कि अगली बात कह दें या नहीं। कहती थी कि बाबूजी व्यर्थ परेशान ना हो, बीना शादी करेगी तो वीरेंद्र सिंह से, नहीं तो ज़िंदगी भर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है बिट्टी की माँ? वे बात काट कर एकदम बोले। मन हुआ कि बीना यहाँ होती तो झोटा पकड़कर दीवार से दे मारते। बड़ी आई, ज़िंदगी भर कुंवारी रहेंगी ये। आजकल की ये लड़कियाँ। बिट्टी, ये सारी बातें सीख कहाँ से गई आखिर? बालिश भर की छोकरी है और दुनिया भर की आफत मचा रखी है। उमा की बातें सुनाती पत्नी को कसकर झापड़ मारने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोक पाए। उमा से कह देना, खबरदार, आगे से जो इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसकी क्या है, वो भंगी से शादी कर ले। नीच जात, न संस्कार, न अच्छे बुरे का विचार। अब ये जरा जरा से बेटा बेटी ही सब कुछ हो गए। उसको तुमने यहाँ आने क्यों दिया? मुन्नी भी देखकर बिगड़ेगी या नहीं? एक वो है साहबजादे, सो सीधे मुँह बातें ही नहीं करते हैं, उनका अलग मुँह फूला है। और बात सच थी। उस दिन के बाद अरविंद ने पिता से मुश्किल से 1 दर्जन वाक्य बोले होंगे। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में है, लेकिन कभी उन्हें पत्र नहीं लिखता। जो भी पूछना मांगना हुआ माँ को लिख दिया। प्रोफेसर साहब ने बीना के लिए लड़का तलाश करने के लिए लिखा तो माँ को लिख दिया, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लड़के तलाश करने नहीं, बाबूजी खुद ही तलाश कर लें। बीना आई तो जैसे बिल्कुल बदल गई थी। बात बेबात हंसने वाली बीना हमेशा दबी सच्चाई सी निगाहों से बचती रही। लोग इस कमरे में होते तो उसमें चली जाती और उसमें होते तो चुपके से इधर खिसक आती। अब तो सुबह पूजा भी करने लगी थी। उसकी बुझी बुझी निस्तेज आंखें ऐसी लगती थीं जैसे किसी ने 2 शीशे के टुकड़े जड़ दिए हों, जिनके पीछे न किसी रोशनी की किलकारियाँ गूंजती हैं और न ही परछाइयाँ मंडराती हैं। उसे देखकर अकारण ही उसकी धुनाई करने के लिए प्रोफेसर भार्गव के हाथ खुजलाया करते और उसकी अनुपस्थित में उन्हें न जाने क्यों उस पर बड़ी दया आया करती। और इस सब के ऊपर सौदे होते रहे। किसी लड़के की कीमत 10,000 थी तो किसी की 1 कार वाला बंगला। कोई विदेश पढ़ने का खर्चा मांगता था तो किसी को प्राइमरी से लेकर एमए तक की अपनी पढ़ाई का बिल चाहिए था। आप जो भी करेंगे सो अपनी लड़की के लिए ही तो करेंगे, उसमें हमारा क्या है? उसकी इच्छा होती क्यों ना वे अरविंद के लिए ऐसी तगड़ी रकम वसूल कर लें कि दोनों लड़कियों की शादियां बिना किसी सिरदर्द के आराम से हो जाएं। आखिर उनसे भी तो लोग मांगते ही हैं। मगर अरविंद तो उनके अस्तित्व तक से इनकार करता है। ऊपर से बीना का ये पराए घर में गले पड़ी अनाथ लड़की जैसा रहने का ढंग उन्हें और भी उद्विग्न क्षुब्ध रखता था। पत्नी ने फिर डरते डरते बताया, बिट्टी का मन है कम से कम बीए करके कहीं टीचरी कर ले। उसके साथ पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां पढ़ाने लगी हैं। हाँ हाँ कर ले, उन्होंने अप्रत्याशित नरमी से कहा। आजकल तो लड़कियां सब काम करती ही हैं, मन भी बहला रहेगा, लेकिन बीए तो करना ही होगा। प्राइवेट के लिए तैयारी कर ले तो हमें क्या है, कॉलेज में तो अब मैं जाने नहीं दूंगा। अपनी ही बात से उनका गला भर आया। बिट्टी इतनी पराई हो गई, अब सीधे बात भी नहीं कर सकती। पता नहीं बीना अपने को अपराधी महसूस करती थी या नहीं, लेकिन दिन दिन अपने को नगण्य और गौड़ बनाती जाती। लगता था जैसे उसे दौरे आते हों। कभी मना करने पर भी घर का सारा काम खुद करती, एक एक कमरे को धोती, झाड़ पोंछ करती, बर्तन मांजती और कपड़े धो डालती। और कभी कभी दिन दिन बीमार की तरह पड़ी रहती, ना किसी से बोलती ना चालती। सीने की धुन आई तो रात दिन मशीन पर गर्दन झुकाए बैठी है, नहीं तो हफ्तों किताब हाथ से नहीं छोड़ रही है।
वो मानो अपने खाने पीने का बदला देती रहना चाहती थी। प्रोफेसर को विश्वास था कि वो शीघ्र ही नॉर्मल हो जाएगी। एक दिन स्टाफ रूम में पास खड़े लड़के की दरख्वास्त पर कुछ लिखते हुए प्रोफेसर वर्मा ने कहा, भार्गव साहब, देखिए ये बेचारा एक ब्राह्मण लड़का है, बहुत गरीब है। जब तक कोई और इंतज़ाम नहीं हो जाता पढ़ाई का खर्चा मैं ही दे रहा हूँ। कोई काम धाम हो तो बताइए, इससे कुछ मदद हो जाएगी। एमए में आया है। उन्होंने देखा, हाथ के धुले खद्दर के कपड़े पहने दीन असहाय सा लड़का खड़ा है। गेहूं चेहरे पर हल्के हल्के चेचक के निशान हैं। वर्मा बता रहे थे, घर पर कोई नहीं है, माँ है सो सी पीस कर अपना गुजारा करती है। उनके मुंह से निकला, मैं क्या बताऊं, मेरी तो ऐसी जान पहचान भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर बीए के विषय में पूछ बैठे। बोले, हमारी बिट्टी इस बार बैठ रही है, अगर ठीक समझो तो एक आध घंटा उसे तैयारी करा दिया करो। पहले एक बार मन में कहीं शंका जरूर आई, लेकिन लड़के का दीनहीन चेहरा देखा और अपने को समझा लिया, वहाँ बिट्टी की माँ तो रहेगी ही। सुनो, आज शुक्ला जी के घर से आई थी, अभी बनारस से आई हैं। वहाँ कोई बड़ा अच्छा लड़का बता रही थी, कहती थी कॉलेज में पढ़ाता है, तुम चले जाओ ना। जैसे वाक्यों के बीच बिट्टी ने इम्तिहान दे डाला और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। प्रोफेसर भार्गव को पीरियड लेना था और बीना अभी तक गुसलखाना घेरी थी। पता नहीं क्यों उस घटना के बाद से वे बीना से बड़ी नम्रता से पेश आते थे। 2-4 चक्कर लगाकर तीसरी बार आए। बिट्टी, कितनी देर है मुन्नी? बस अभी निकली बाबूजी, नहा तो ली, जरा से कपड़े धो लूँ। पीछे धो लेना बेटा, मुझे देर हो रही है। अच्छा बाबूजी। कोरी साड़ी उल्टी सीधी लपेट कर बीना जल्दी से बाहर आ गई तो प्रोफेसर भार्गव ने भीतर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। गुसलखाने में एक तरफ बीना के कपड़े पड़े थे, उन्हें यूं ही एक तरफ सरकाने लगे तो लगा भीतर कोई कागज़ है, साबुन का रैपर होगा, पहले सोचा। फिर पता नहीं क्या सोचकर कपड़े उठाकर कागज़ देखने लगे। बीना के ब्लाउज में एक मुड़ी हुई चिट्ठी रखी थी। हाँ, चिट्ठी ही तो थी। नीले नीले कागज़ के 8-10 तह किए गए, दोनों तरफ भरे हुए 2 पन्ने। वे कॉलेज भूल गए, उनके हाथ कांपने लगे। मेरी जवान बीना से पत्र शुरू होता था और नीचे, कैसे कहूँ तुम्हारा त्रिलोक, पर समाप्त। प्रेम पत्र? तो अब इस कमबख्त को भी पर निकल आए। कल तक खाने को नहीं था, आज प्रेम पत्र लिखने लगे। चाहे लिखने को कॉपियाँ ना हो, लेकिन पत्र का कागज़ देखो। इस बार पत्र उन्होंने वहीं रख दिया, चुपचाप गंभीर भाव से बाहर आए और तैयार होकर चले गए। गुसलखाने से निकलते ही बीना को झपटते हुए भीतर घुसते उन्होंने देखा तो मन ही मन हंसे। लड़की सबको बेवकूफ़ समझती है। कॉलेज में त्रिलोक को बुलाया। बिट्टी की पढ़ाई कैसी चल रही है? उन्होंने मन में दोनों को पास पास खड़ा करके तौला। कहावत याद आई, कागा चला हंस की चाल। जी उम्मीद तो है, मेहनत तो बहुत कर रही हैं। तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? जी अब तो आपकी कृपा। आगे क्या करने का इरादा है? गांव जाकर खेती की देखभाल करूंगा। पिताजी जिस प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे अब वो मिडिल हो गया है, वही नौकरी मिल जाएगी, काफ़ी है। घर पर कौन कौन है? जी माँ और उसकी बहू। प्रोफेसर साहब को जैसे किसी ने छाती में मुक्का मारा हो। एकदम कुछ बोलते नहीं बना, घूंट भर कर बोले, त्रिलोक, बिट्टी के नाम तुम्हारा खत गलती से मैंने पढ़ लिया है। तुम गरीब आदमी हो, 2-2 बीवियों को खिलाने को लाओगे कहाँ से? फिर अप्रत्याशित प्यार से कहा, जाओ बचपना मत करो। उन्हें अपने ऊपर खुद आश्चर्य हो रहा था कि इस बार उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया। लड़के उनके यहाँ आते थे और टटोलती सी निगाहों से जब भीतर की ओर देखते तो गुस्से से उनके तन बदन में आग लग जाती थी। लेकिन इस इतनी बड़ी घटना से कुछ भी नहीं हुआ। एक बात से उन्हें मन ही मन संतोष जरूर था कि पिछली बार वीरेंद्र से वे कुछ भी नहीं कह पाए थे, क्योंकि खुद वो कॉलेज के मशहूर लड़कों में से था। दिग्विजय सिंह का लड़का तो था ही। इस बार चाहते तो त्रिलोक को मसल कर रख देते, लेकिन उन्होंने मानसिक संतुलन नहीं खोया। उसे देखते रहे और गहरी सांस लेकर चुप ही रहे। घर आकर उन्होंने निहायत ही निर्विघ्न भाव से 2 सूचनाएं दी। एक थी बीना को, बिट्टी, आज त्रिलोक मिला था कॉलेज में, उसे कहीं और जगह अच्छा काम मिल गया है। मैंने कह दिया उसे ही कर लो। अपने स्वार्थ से क्या है, गरीब लड़का है, जहाँ ज़्यादा पैसे मिले वहीं काम करना चाहिए। उसे घर पर भी तो भेजना होता है, माँ है, बहू है। अपनी समझ में उन्होंने बीना को सूचना दे दी कि वो विवाहित है। आगे बोले, मेरे विभाग में वो लड़का है ना श्रीवास्तव, उससे कह दूंगा, तुम्हारी तैयारी करा दिया करेगा।
अच्छा बाबूजी। बीना ने सिर हिला दिया और चुप हो गई। उन्हें भीतर से रोना आने लगा। इस लड़की में क्यों और क्या तक पूछने की हिम्मत नहीं है। दूसरी सूचना थी बीना की माँ को। लखनऊ में लड़का तलाश कर लिया है, इम्तिहान के बाद शादी कर देंगे। लड़के की दूसरी शादी है, पहले से एक बच्ची है। लेकिन तुम ही बताओ बिट्टी की माँ, क्या करें। ढंग का लड़का अपनी बिरादरी में मिलता नहीं है। वही पोथी पंचांग बाँचने वाले लड़के हैं। आखिर कब तक बिट्टी कुंवारी बैठी रहेगी। अभी फिर मुन्नी की भी तो फिक्र करनी होगी। लड़का बुरा नहीं है, देखोगी तो खुश हो जाओगी। अच्छा खाता पीता घर है, अकाउंटेंट है, भरा पूरा परिवार। बीना ने सुना तो रो रो कर ढेर कर दिया। क्यों नहीं बाबूजी उसके लिए जहर ला देते। उसे नहीं करनी शादी वादी। ये किसी श्रीवास्तव विवास्तव से नहीं पढ़ेगी, खुद ही तैयारी कर लेगी। 1 साल का खर्चा बाबूजी और उठा लें, फिर कहीं टीचर होकर वो उन्हें बिल्कुल निश्चिंत कर देगी। फिर धीरे धीरे उसे बुखार रहने लगा। इम्तिहान में बैठी तो सही, लेकिन नतीजे में नाम ही नहीं आया। बीना बहुत बीमार रहने लगी। प्रोफेसर भार्गव को हमेशा लगता रहता था कि बीना की बीमारी का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता था कि आखिर अपराध कहाँ है उनका। जब जब वे इन सारी घटनाओं का सिंहावलोकन करते, उन्हें अपनी गलती ही नहीं मिलती। उन्होंने जो कुछ भी किया बेटी की भलाई के लिए ही तो किया, मगर जैसे उनको समझने को कोई तैयारी नहीं है। घर वालों ने तो जैसे उनका मुंह बहिष्कार कर रखा है। इतने दिनों जिनके लिए रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा, वही लोग अब अपनी बौनी सी परछाई को हर कदम से पकड़ते हुए प्रोफेसर भार्गव सचमुच इस तरह चले जा रहे हैं जैसे कोई 70 साल का बूढ़ा चला आ रहा हो। इन दोनों उन्हें अपने घर परिवार सबसे एक अजीब सा वैराग्य सा होने लगा था। लगता था जैसे किसी को भी उनकी ज़रूरत नहीं है। एक दिन वे यूं ही अपनी इह लीला समाप्त कर देंगे और थोड़े से दिखावटी रोने पीटने के बाद सारा ढर्रा फिर यूं ही चलने लगेगा। सारी जिंदगी वे पागल कुत्ते की तरह इधर से उधर टकराते रहे। आखिर उन्होंने क्या पाया। परिवार के हर प्राणी की आंखों में दिखता अपमान और उपेक्षा ही तो। इस परिवार के कारण ना तो वे धन कमा पाए, ना यश। घर की ओर वाले मोड़ पर उन्होंने गहरी सांस ली और मन के भीतरी सतहों से ऊपर वर्तमान की सतह पर आ गए। दवा वे खुद दे आएं या घर चले जाएं। वहाँ गज्जू आ गया होगा, उसे दे देंगे। बीना से सामना होने के हर अवसर से वो बचते थे। उसे देखकर उन्हें जो हो जाता है उसे वे बयान नहीं कर सकते। आखिर अपने से हार कर वे घर की तरफ चले आए। यहीं से भेज देंगे। बैठक खुली देखी तो माथा ठनका। जाने कौन आ मरा। अभी 250 कॉपियाँ जांचने को पड़ी हैं। अपनी यूनिवर्सिटी तो है नहीं, आखिर कब तक रोकेंगे। अब तक तो हर हालत में पहुंच जानी चाहिए थी। तकाजे पर तकाजे चले आ रहे थे। फिर बाहर वाला ताला लगी साइकिल पहचानी तो याद आया, अरे ये तो अपना श्रीवास्तव है। जाने याददाश्त को क्या लकवा मारता जा रहा है। श्रीवास्तव उनका प्रिय विद्यार्थी था और इसी साल उन्होंने अपने विभाग में मुस्तकिल कराया था। अव्वल आया था यूनिवर्सिटी में। यदि राजनीति नहीं आ गई होती तो सर जदुनाथ सरकार गोल्ड मेडल इसे ही मिलना चाहिए था। श्रीवास्तव से उन्होंने ही खुद कहा था, इन्विजिलेशन तो शाम को है, सुबह आकर जरा नंबर चढ़ाने अर्थात टैबलेटिंग वगैरह में मदद कर देना। विद्यार्थी जीवन में इसकी ही लिखी एक किताब प्रोफेसर नाम के नाम से चलती थी। क्या करें, प्रकाशक माना ही नहीं। कहने लगा आपके नाम से 200-400 कॉपियाँ बेच लेंगे। इसके लिए वे अभी तक मन में कचोट महसूस करते हैं। श्रीवास्तव कोट को कुर्सी की पीठ पर लटकाकर मेज के सहारे बैठा कॉपियाँ जांचने में व्यस्त था। प्रोफेसर साहब को प्रसन्नता हुई, अब ये कॉपियाँ सिमट जाएंगी। एक ये लड़का है और एक अपने बच्चे हैं। उन्होंने रुमाल से चेहरे और गर्दन का पसीना पोंछते हुए कहा, क्या गर्मी पड़ने लगी है अभी से, आगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे श्रीवास्तव, तुम्हें आए देर हो गई क्या। मैं तो सुबह से ही तुम्हारी राह देख रहा था। कह गया था कि चाय पानी पिलाकर बैठाना। ठीक है बैठे रहो। सम्मान की औपचारिकता के लिए ही वो नहीं उठा था। उसने लपक कर उनके पांव छुए और उनके हाथ की दवा की शीशी लेता हुआ बोला, मैं तो खुद ही सोच रहा था कि अल सुबह ही आ जाऊंगा, लेकिन आज की डाक से उसे स्कॉलरशिप की स्वीकृति मिल गई। आ गई। वे गदगद होकर पुलक उठे। जी हाँ, अब तो हमें यूनिवर्सिटी के जरिए खबर देकर चलने की तैयारी ही करनी है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सीट मिली है। पासपोर्ट वगैरह में 2-1 महीने तो लग ही जाएंगे। अम्मा अभी से शोर मचाए हैं कि 2 साल को जाकर क्या करेगा, यही ठीक है। भाई बहुत ही खुशी हुई। तुम यूं ही डर रहे थे। मैं तो तभी कहता था कि तुम जैसे लड़के को कोई नहीं रोक सकता। बूढ़ों की बातों पर ध्यान मत दो। वे विभोर हो उठे।
श्रीवास्तव को उन्होंने बगल में खींच लिया। सब आपका आशीर्वाद है सर। अरे तुम जीवन में बहुत ऊंचे जाओगे। उन्होंने मानो नए सिरे से आशीर्वाद दिया, कामना की कि उनका आशीर्वाद सफल हो जाए, और तभी 20 बार आई इच्छा नए सिरे से ऊपर उभर आई। काश ये लड़का ब्राह्मण होता तो वे फिर से जल्दी सोच डालते, तो बिट्टी की चिंता से मुक्त हो जाते। ठंडी और थकी हुई सांस लेकर बोले, मैं भी जरा बिट्टी की दवा लेने चला गया था। आज तो उनका छठा पर्चा है ना, बहुत कमज़ोर है बेचारी। प्रोफेसर साहब, आप इस बार इन्हें किसी पहाड़ पर क्यों नहीं भेज देते? हाँ, सोच तो यही रहा हूँ। असल में मैं बताऊँ, कमज़ोरी सुसरी क्या करेगी, न खाती है न पीती है, रात रात भर पढ़ना। इन इम्तिहानों में तो इसने हद कर दी, सोना भूल गई। अच्छी या बुरी कहो, बिट्टी में यही आदत है, जिस काम के पीछे लग जाए उसमें अपने आप को एकदम भूल जाती है। फिर उन्हें बीना की दवाई की बात याद आ गई। जोर से पुकारा, गज्जू ओ गज्जू। लाइए मैं लाता हूँ बुलाकर। बताइए काम क्या है? श्रीवास्तव इस समय हर काम करने को तैयार था। अरे कुछ नहीं, बिट्टी की दवा पहुँचानी थी, जाने कहाँ मर जाते हैं सब। अभी तक आनंद भी नहीं लौटा। श्रीवास्तव तुम ही दे आओ न दौड़ कर। उन्होंने कुर्ते की जेब से रुपया निकाल कर कहा, और सुनो, 2-1 संतरे भी देते आना, कहना घबराए नहीं। लो। जी ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है, लो ना। मैं तो सोचता हूँ कि इम्तिहान के बाद बिट्टी की तंदुरुस्ती की तरफ ध्यान दूँ। जरा ये इम्तिहान हो जाए, फिर पीछे वाली जगह साफ़ करवा के एक बैडमिंटन कोर्ट बनवा देंगे। अभी तो तुम जा नहीं रहे हो, 2-3 महीने तो हो ही। जरा हाथ पाँव हिलेंगे तो कुछ तबीयत सुधरेगी। हमारी बिट्टी वैसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करती रहती है। उन्होंने सोचा, अभी 2-3 महीने तो श्रीवास्तव को रोका ही जा सकता है, फॉर्म तो उन्हें ही भेजना है। खुद अपने आप से डरते हुए से उन्होंने बीना को श्रीवास्तव के पास खड़ा करके देखने की कल्पना की। आगे जब दोनों में घनिष्ठता बढ़ जाएगी तो थोड़ी मजबूरी दिखानी पड़ेगी। सिविल मैरिज में तो खर्चा भी कम ही पड़ता है। लेकिन हमारी बिट्टी कमबख्त है, बहुत कमज़ोर, विरोध करना तो जानती ही नहीं, कहीं इसकी नौबत ही ना आए। मगर खैर। और कॉपियों के सामने बैठते हुए उन्हें बड़ा संतोष हुआ, मानो सचमुच ही ये भारी समस्या हल हो गई हो। वे व्यर्थ ही परेशान थे। श्रीवास्तव साइकिल की डोलची में दवा की शीशी संभाल कर खड़ी रख रहा था, मानो यूं ही। उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, और तुम शादी कब कर रहे हो? श्रीवास्तव शर्मा गया, सकुचाकर बोला, अभी जल्दी क्या है सर, बाहर हुआ हूँ। उसने कुर्सी की पीठ से उतार कर कोट पहन लिया। बाहर जाने और शादी से क्या मतलब? अरे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेंगे, शादी तो यहीं से करके जा सकते हो, वहीं से मेम लानी हो तो बात दूसरी है। उन्होंने श्रीवास्तव के द्वारा जांची गई कॉपियों की गड्डी बनाकर सामने रखी और जरा गहरे थकने की कोशिश करते हुए कहा, बाप ने कोई तलाश कर ली है या अभी इरादा ही नहीं बना है? इस बार वो हंसकर दूसरी तरफ देखते हुए बोला, उनकी क्या है सर, अम्मा और वो तो दोनों हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं। कहते हैं किसी ने लिखा है, स्कॉलरशिप मिले ना मिले, लड़का तो आगे पढ़ने को जाएगा ही। फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, अभी मन ही नहीं है सर, अभी से क्या है, बहुत ज़िंदगी पड़ी है। काश उनके दोनों लड़कों में से भी कोई ऐसा ही मेधावी होता, इसी तरह सोचता और इसी ढंग से कह सकता। उभरती उदासी दबाकर बोले, हाँ वही तो मैं भी कहता हूँ। मैं तो भाई खुद इस बात को मानता हूँ कि लड़कों को खुद ही शादी ब्याह करने चाहिए, और जब तक कुछ तेज और समर्थ लड़के साहस नहीं करेंगे, ये सारी गंदगी खत्म नहीं होगी। अब हम लोग बुढ़े कहाँ कहाँ मारे फिरें, हमारी पसंद तुम्हें रुचे ना रुचे। मैंने तो अरविंद से कहलवा दिया है, हम कुछ नहीं खोजेंगे, खुद ही जो कुछ करना कराना हो कर करा लेना, हमें खबर दे देना। जहाँ तुम्हारे यार दोस्त आएंगे हम भी उसी तरह शामिल हो जाएंगे। लड़कों को सामने आना चाहिए। वे महसूस कर रहे थे कि साइकिल उठाकर सीढ़ियों के नीचे रखने को तैयार श्रीवास्तव को देर हो रही है, फिर भी एक बात कहने का लोभ रोक नहीं पाए। और देखो, सच बात मेरे मन की पूछो तो इस बाहर बाहर जाने के झंझट के मैं खिलाफ हूँ। क्या रखा है इसमें? आज ऐसा क्या है जो अपने देश में नहीं है? आप 2 साल बाहर खराब करके आओ और वही 300-400 की नौकरी करो, इतना तो तब तक यहीं मिलने लगेगा। प्रबंध समिति में सब अपने ही आदमी हैं, 100 रुपये तो बिना किसी दिक्कत के बढ़वाए जा सकते हैं। श्रीवास्तव के चेहरे पर हंसी या जाने क्या भाव देखकर वे सहसा बीच में ही चुप हो गए। उन्हें ऐसी खिसियाहट लगी जैसे किसी की जेब में हाथ डालें और वो हंसकर बाहर निकाल दे और निश्चिंतता से एक ओर चल दे। लगा कुछ ज्यादती कर गए। अपने को संभाल कर एकदम बनावटी हंसी हंस पड़े। मेरा भी अजब हाल है भाई, क्या करूं, बुढ़ा हो गया हूं, बातें करते लगता हूं तो ध्यान ही नहीं रहता।
अच्छा तुम चलो, जल्दी आना। ध्यान आया इधर वे बात बात में अपने को बुढ़ा कहने लगे हैं, मानो अपनी बहक जाने की आदत का कारण दे रहे हों। श्रीवास्तव ने साइकिल नीचे उतार कर खड़ी कर दी, तभी सुनाई दिया, और सुनना। वो साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके फिर आया। वे देखते ही बोले, और देखो बिट्टी को समझा देना जरा, घबराए वबराए नहीं, बहुत ही कमज़ोर दिल की है, खूब शांति से पर्चे करे। थोड़ी बहुत देर रह गई हो तो तुम ही साथ लेते आना, तुम समझाओगे तो। जी अच्छा। श्रीवास्तव जल्दी से भागा, पता नहीं फिर बुलाकर क्या बताएं। और प्रोफेसर भार्गव का सारा मन जैसे ग्लानि से भर उठा। कॉपियों की गड्डी मेज से उठाकर गोद में रख ली। अपने ऊपर उन्हें बड़ी झुंझलाहट आ रही थी। क्यों वे इतना ज़्यादा बहक जाते हैं? इतना भी होश उनको नहीं रहता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। कितना हंस रहा होगा श्रीवास्तव उनका आशय समझकर। सचमुच उनके तो अब रिटायर होने के दिन आ गए। बुद्धू थोड़े ही है, सब समझता होगा। बड़ी बेचैनी और घुटन सी उन्हें भीतर महसूस होने लगी। भीतर बहुत ज़ोर से लग रहा था जैसे वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता था कि उन्हें क्या करना चाहिए कि जी को चैन पड़े। भीतर रेडियो बज रहा था, यानी मुन्नी आ गई है। इसे अभी से रेडियो सुनने का ऐसा शौक है। उमड़ते गुस्से और मचलन को बहलाते हुए वे जच्ची कॉपियों के नंबर जोड़ जोड़ कर तख्ते पर चढ़ाने लगे। मन में आया जोर से चीख कर पानी मांगे, लेकिन सुनेगा कौन? सचमुच उनकी ज़िंदगी बेकार गई। 30 साल होने को आए, यही कॉपियाँ, यही नंबर, यही इम्तहान और यही सब कुछ। कुछ भी तो उन्होंने नहीं किया। आजकल के लड़के कितनी आसानी से बाहर चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, जो चाहते हैं सो कर डालते हैं। वे तो घर से बिल्कुल कटे हुए, अपरिचित, अनजान और बाहर से असफल। उन्होंने मानो कभी इन महत्वाकांक्षाओं को जाना ही नहीं। माँ बाप ने गृहस्थी लाद दी, सो ढोते चले आ रहे हैं। एक कॉपी पर सवाल के सामने बिल्कुल खाली पन्ना पड़ा था। वहाँ श्रीवास्तव ने लाल पेंसिल से गोला बना दिया था। अगला पन्ना खाली, एक और गोला, फिर एक और गोला, पूरी कॉपी खाली। बस पहले पन्ने पर जनानी लिखावट में सवाल की नकल भर कर दी गई है। झल्ला कर कॉपी बंद कर दी। ऊपर नीले में घेर कर लाल लाल गोला बना दिया। यूं ही नीचे की कॉपियों को गिना, फिर नंबरों पर निगाह गई। उससे नीचे की कॉपी में 15 नंबर, उससे नीचे 19 नंबर, फिर 11 नंबर। ये श्रीवास्तव बहुत कड़ाई से जांचता है। भन्ना कर उन्होंने कॉपियाँ एक तरफ फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा उठे। ये कमबख्त लड़कियाँ कुछ भी नहीं पढ़ती, यूं ही फैशन में माँ बाप का पैसा बर्बाद करती हैं। फिर पूरे गले से दहाड़े, मुन्नी रेडियो बंद करती है या आकर धुनाई करूं? खट, रेडियो बंद हो गया, लेकिन वही गाना दीवारों के पार पड़ोस के घर से भी आता सुनाई देता रहा। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव की लिखी हुई कहानी पास फेल। ये कहानी साभार शब्दांकन की साइट से ली गई है।